हाय फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ेंगे। रोजगार रेखांकित की जो येलो बुक है उसका हम आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं, इतिहास का जनक हेरोडोटस है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल में वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जो जीवन है वो अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में क्या करते हैं, हम विभाजित करते हैं। 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने काल में? 3 भागों में विभाजित करते हैं। पुरापाषाण काल, पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है तो अगाध काल से जो यहाँ पे 8000 ईस्वी पूर्व में लागू हुआ है, और मध्यपाषाण काल जो है तो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व लागू हुआ है। नवपाषाण काल है जो 4000 ईस्वी पूर्व से 25 ईस्वी पूर्व तक लागू हुआ है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। कहाँ हुआ है आग का आविष्कार? पुरापाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ है? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कहाँ पे हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही सीखी है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया है? तो कुत्ते को पालतू पशु अपनाया है। कृषि का आविष्कार मानवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार मानवपाषाण काल में हुआ है। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसका? मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला प्रथम जो औजार है वो कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या होता है? मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? गेहूं थी। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हुए हैं वो उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं यहाँ पे? आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के कहलाते हैं। यहाँ पे आहत सिक्के कहलाते हैं। और जो यहाँ पे रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 8800 ईस्वी पूर्व से हुआ है। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का जो प्रयोग है वो कब से हुआ है? 800 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 800 ईस्वी पूर्व में हुआ है। प्रमुख वेद हैं इनके, प्रमुख वेद हैं। इसमें से प्रमुख वेद जो दिए हैं तो पहला वेद है यहाँ पे, पहला वेद है कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वेद होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वेदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 वेदों की संख्या, इसमें से 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया। ऋग्वेद वह सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद था तो वह सबसे क्या है? प्राचीन वेद है। जो 10 मंडल, 10 कितने हैं? 10 मंडल हम 10 28 सूक्ति हैं और 10 4 62 क्या है? रचनाएं। 10 4 62 इसमें से रचनाएं हैं। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 10 28 सूक्ति हैं और 10 4 62 क्या है? इसमें से रचनाएं हैं। 10 4 62 इसमें से रचनाएं हैं। और इतिहास जो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं इसमें? ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में, देवता जो सोम का उल्लेख है वो 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र करते हैं। कितनी नदियों का जिक्र ऋग्वेद में? कितनी नदियों का जिक्र करता है? तो यहाँ पे 21, यहाँ पे कितनी नदियों का जिक्र करता है? यहाँ पे 21 नदियों का जिक्र करता है। किस नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना, जो गायत्री मंत्र है वो क्या हुआ यहाँ पे? जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने
किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, जिसका तीसरे मंडल में क्या उल्लेख है? किसने में, कितने में है? जिसका तीसरे मंडल में उल्लेख, किसमें है? जिसका तीसरे मंडल में उल्लेख है। ये गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग वेद में है, ये सावित्री को समर्पित है। ये ऋग वेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ये ऋग वेद में है। इसको कहाँ पे समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है। ऋग वेद में 7वें मंडल में राजा सुदास 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यह युद्ध परुश्री नदी पर लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? परुश्री नदी पर लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? परुश्री नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद, यहाँ पे यजुर्वेद है दूसरा टॉपिक जो है उसमें वेद का जो यजुर्वेद आता है, ये वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद होता है वो गद और पद दोनों में लिखा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा इसमें आता है वेद में तीसरे का जो तीसरा पॉइंट है उस वेद है वो साम वेद है। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? यहाँ पे इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारतीय संगीत का जनक। क्या कहते हैं इसे? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं। सामवेद में कुल कितनी रचनाएं? 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 की जो जिसमें मात्र 78 ही नई है। यह ऋग्वेद से ली गई है। जो 78 ही इसमें नई है, ऋग्वेद से किस ली गई? ऋग्वेद से ली गई है। अर्थवेद, अर्थवेद सबसे लास्ट पॉइंट है, चारों वेद हैं। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आधुनिक वेद कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। क्या क्या है इसमें से? इसमें है अर्थवेद। वेद में जो बाद में लिखा गया है इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह प्रेम का उल्लेख है। अर्थवेद की 2 शाखाएं होती हैं, एक पिप्लाद शौनक। एक पिप्लाद होता है, एक एवं शौनक होता है। अर्थवेद की कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद है एवं शौनक है। अर्थवेद को ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं अर्थवेद को? अर्थवेद को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। अर्थवेद को हम ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। अर्थवेद को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। अर्थवेद को हम ब्रह्मा वेद भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि सभा समिति प्रजातियां की 2 क्या पुत्रियां हैं। इसमें बताया गया है कि जो सभा और समिति की जो प्रजातियां हैं उस सभा और समिति प्रजातियां की 2 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां? सभा समिति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। पहला शिक्षा है, दूसरी ज्योतिष है, तीसरी व्याकरण है, चौथी कल्प है, 5वीं निरुक्त है और 6वीं क्या है? छंद है। तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। पहली शिक्षा ज्योतिष व्याकरण कल्प निरुक्त छंद। आप मेरे साथ बोलिए, शिक्षा ज्योतिष व्याकरण कल्प निरुक्त छंद। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? 18। पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। क्या है? लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन जो पुराण है मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। वह वर्तमान में जो पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से मौस्य पुराण का किसका? मौर्य वंश से मौस्य पुराण का सातवाहन हंस थे तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसके 2 अन्य विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। इसके 2 अन्य नाम हैं, इसको विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन है इतिहास की जानकारी है। इसमें मौर्यकालीन के इतिहास की जानकारी है। राजा तांगड़ी पुस्तक का लेखक कल्हड़ है। राजा तांगड़ी पुस्तक का लेखक क्या होता है? कल्हड़। राजा तांगड़ी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है। कश्मीर की राजाओं का इतिहास है।
इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक क्या है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनुस्मृति है। इसके लेखक क्या है? मनु है। इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या है? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। ये भद्रबाहु में लिखी गई। कहाँ पे लिखी गई? ये भद्रबाहु में लिखी गई है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु में लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं कहाँ पे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। इसमें महात्मा बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। असम में पाए जाने वाले गिबन भारत एकमात्र कपि है। असम में पाए जाने वाले गिबन भारत एकमात्र क्या है? कपि है। सिंधु घाटी सप्ताह। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सप्ताह। हम सिंधु घाटी भी से कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सप्ताह भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? सिंधु घाटी और हड़प्पा सप्ताह। इसे हम सिंधु घाटी और हड़प्पा सप्ताह भी कहते हैं। इसे हम सिंधु घाटी और हड़प्पा सप्ताह भी कहते हैं। इसे हम सिंधु घाटी और हड़प्पा सप्ताह भी कहते हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सप्ताह का काल 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व था। सिंधु घाटी सप्ताह का काल क्या था? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। 2500 ईस्वी पूर्व 1750 ईस्वी पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख हड़प्पा सप्ताह का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में कब हुआ था? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे की टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती है। इन लोगों को तांबे में जब टीन मिलाकर कांसा बनाने की क्या आती है? इसमें से विधि आती है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी हैं द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। क्या माना जाता है? लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे माना जाता है? लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावनात्मक या चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावनात्मक थी और चित्रात्मक थी। भावनात्मक उसी कहते हैं, भावात्मक भी उसे कहते हैं, चित्रात्मक भी उसी को कहते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहाँ से लिखी जाती? यह लिपि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भावनात्मक और चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती। कैसे? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें सिंधु सभ्यता के नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। कौन सी पद्धति अपनाई गई है? ग्रिड पद्धति अपनाई गई है। सिंधु सभ्यता के नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाई गई है। सिंधु सभ्यता समाज मार्ग सत्तात्मक। सिंधु समाज कैसा था? मार्ग सत्तात्मक था। सिंधु समाज जो है मार्ग सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक जो कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? ये लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। संध्यावादी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। संध्यावादी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ जो गाय के साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिलते हैं। सिंधुवासी बतख को अधिक अपवित्र मानते थे। सिंधुवासी किसे अधिक पवित्र मानते थे? तो बतख को अधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए? जुते हुए खेत कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिलता है। नक्काशी ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगन नक्काशी से ही क्या है? मिलता है।
प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, सिंधु सभ्यता के यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रमुख स्थल हैं। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, इसमें से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता भी है, यही है हड़प्पा सभ्यता, ये बताया भी पहले है। तो सिंधु सभ्यता के इसमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसमें यहाँ पे है पहला मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान कहाँ पड़ता है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा, सॉरी, हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान कहाँ पे पड़ता है? रावी नदी में। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी में। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो जो है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे है। ये कालीबंगन राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में, भगवा नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में, सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर गुजरात में, मादर नदी के किनारे, रंगपुर गुजरात मादर नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात मादर नदी के किनारे, बनवाली हरियाणा रंगोई नदी के किनारे है। सुतकेगा डोर और पाकिस्तान दासक नदी के किनारे। फिर पढ़ते हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे है। चंदूगढ़ पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे है। लोथल गुजरात, भगवा नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब, सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ। रंगपुर गुजरात में है, मादर नदी में। रंगपुर गुजरात कहाँ पे है? मादर नदी में है। धौलापीर गुजरात मांगर जो भी मादर नदी में है। बनवाली हरियाणा भी रंगोई नदी में है। सुतकेगढ़ और पाकिस्तान में दासक नदी में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कहाँ पे है? तो अन्नागार में है। इनके मुख्य फसल गेहूँ है, जौ है। इसकी मुख्य फसल क्या है? गेहूँ, जौ थी। यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यह सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में इनकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। ये सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। इसमें यहाँ अग्निकुंड भी है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के जो कारखाने हैं लोथल चंदूगढ़ से प्राप्त, मनके बनाने के जो कारखाने हैं लोथल तथा चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साँच लोथल से प्राप्त हुए। चावल के साँच कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई है। किसकी बनी है? स्टेलाइट धातु की बनी हुई है। हड़प्पा की मोहरों का एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। इसमें से सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग माँ देवी की पूजा करते थे। पशुओं में कुबड़ वाले सांड भी पूजा करते पशुओं में कुबड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और तथा मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? ये लोग सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी में आपस में लड़ाना और पासा खेलना का प्रयोग इसमें से करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता। आग मतलब इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु समाज में प्रथा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी मिट्टी के बर्तन बनाते थे? लाल रंग के बर्तन बनाते थे तथा उसमें काले रंग का डिजाइन भी करते थे। क्या करते थे? उसमें काले रंग के डिजाइन भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ है। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या होता है? यहाँ पे बाढ़ माह को माना जाता है। ठीक है, अब इतना ही आज के लिए। कल हम पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे क्या? वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इतना, थैंक यू आपको सभी को। आप अच्छे से आप स्टडी करिए, आपकी अच्छी स्टडी हो रही है।